अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होपफुली आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स जो होंगे वो प्रिपेयर कर लिए होंगे एंड वी आर क्लोज टू आवर मिड टर्म्स। सो बेटर यू स्टार्ट स्टडिंग नाउ क्योंकि नेक्स्ट वीक आपके मिड टर्म्स हैं। नाउ we have discussed the designing analysis of tension members, okay, and you could see on your screen that I have opened the AISC manual, and here you can see that is written table 5-1। अच्छा, जो डिजाइनिंग हमने जो लास्ट टाइम हमने मैन्युअली की थी, हम एरियाज कैलकुलेट कर रहे थे और ग्रॉस एरिया एंड देन फिर हम इफेक्टिव एरिया पे जा रहे थे, इफ यू रिमेंबर, थ्रू अल्टीमेट लोड। और एग्जांपल हमने किया था सिंगल एंगल का, जिसमें वो लेग भी 5 इंच थी, तो रिक्वायर्ड 5 इंच थी क्योंकि 2 लाइंस ऑफ बोल्टिंग थी, इफ यू रिमेंबर दैट प्रॉब्लम। उसी प्रॉब्लम को आज हम, जो हमारे डिजाइन एड टेबल्स हैं, टेबल्स भी हैं या इसी में कंप्रेशन के लिए भी हैं, फ्लेक्चर के लिए भी हैं एंड टेंशन मेंबर्स के लिए भी ऐड है हमारे पास एक टेबल से। इससे ये होता है कि आपकी जो सर्च है वो क्विकली हो जाती है, मेंबर की सिलेक्शन है वो जरा फास्ट होती है एज कंपेयर टू मैनुअल थिंग। सो हियर यू कुड सी कि यहाँ पे ये 5-1 टेबल आपके सामने लिखा हुआ है, ये डब्ल्यू शेप्स के लिए है। इसमें आप नोट करें एक चीज इन टेबल्स में, वो जो चीज है वो ये है कि ये हमारा जो डब्ल्यू शेप है इसके लिए FY और FU की ये वैल्यूज बाउंड है। इसके लिए ही ASTM 992 मटेरियल के लिए ये टेबल यूज हो सकता है। और जो टेबल की जो अपनी अजम्पशन है, ठीक है, जो टेबल की अपनी अजम्पशन है वो जो है वो आप याद रखिएगा कि टेबल की AE और जो भी इफेक्टिव एरिया, जो स्ट्रेंथ है हर सेक्शन की, हर जो आपका जो शेप है, स्टैंडर्ड जो शेप है, डब्ल्यू शेप है, वो सारे मैनुअल के इसमें उसमें उनकी यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ कैलकुलेटेड है, जिसमें असम्पशन जो इफेक्टिव एरिया की है दैट इज 0.75 ऑफ ग्रॉस एरिया। इफेक्टिव एरिया को ग्रॉस एरिया के 0.75 लिया गया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये तो हमेशा नहीं होता, इफेक्टिव एरिया तो 0.75 ग्रॉस एरिया नहीं होता, दैट इज नॉट पॉसिबल। आई एग्री विथ यू, लेकिन ये हमें एक्चुअली सर्च करने में इनिशियली हेल्प करता है। वी विल लर्न कि वो किस तरह हेल्प करेगा हमारी, लेट्स सी। लेकिन स्टिल इन टेबल्स में आपको सिर्फ ये मिलेगा कि आपकी सर्च क्विक हो जाएगी, और कोई इसमें जो है वो इतना ज्यादा बेनिफिट नहीं है। लेकिन आगे जो कंप्रेशन के और फ्लेक्चर के मेंबर टेबल्स हैं डिजाइन के, वो जरा ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, दोज हेल्प्स टोटली, ठीक है। तो लेट्स सी इसमें हम क्या करते हैं। आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर। सो here we are, let me clear the whole drawings. So if you could see that here it is written tables for the design of the tension members, part 5 of the manual जो है वो, उसमें क्या है, टेबल्स हैं डिजाइन ऑफ टेंशन में वेरियस क्रॉस सेक्शनल शेप्स के लिए। टेबल 5-2 जो यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज टोटली रिलेटेड टू एंगल्स, ओके। तो आपको पता है कि जो फॉर एग्जांपल है हमारी लास्टली जो हमने डिजाइनिंग की थी एंगल की, हम उसी एग्जांपल को थ्रू टेबल इंशाल्लाह ताला हम अगेन सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके लिए कुछ जो चीजें हैं वो उस पे इंशाल्लाह ताला आपको मैं गाइड करूंगा। वी विल लर्न हियर। सो our जो एक्सरसाइज है डिजाइनिंग की, that could be reduced or that could be precised। इफ यू रिमेंबर कि हमारा जो प्रॉब्लम था एग्जांपल 3.12, उसका जो अल्टीमेट लोड था वो 154 किप्स था, ओके। तो उसमें जो हमारा जो कनेक्शन जो थी वो 2 लाइन बोल्ट कनेक्शन थी, और मिनिमम जो है ना वो आर मिनिमम जो था वो 0.6 था। ये सारी की सारी कैलकुलेशन हमारी वहां से हुई हुई है, ओके। तो ये तो इक्वेशन है ग्रेटर देन 0.6, ये तो यू नो दैट L अपॉन R, और वो जो चीजें हैं उसमें उसकी लेंथ जो है वो हमें गिवन है, उसमें से हमने 0.6 ये कैलकुलेट किया था। दिस शुड बी ग्रेटर। आप ये अगर पीछे जाएं उस एग्जांपल में तो ये कैलकुलेशन ऑलरेडी हुई हुई है, ओके। तो यहाँ पर जो टेबल की कैलकुलेशन है, आपको पता है कि टेबल अज्यूम करता है AE को 0.75 AG से, ओके। अभी हम उस टेबल पे भी आते हैं इंशाल्लाह ताला। हमें जो लोड रिक्वायर्ड है, वो जो लोड है वो मैं जो लोड है वो हमें 0.1154 किप्स अल्टीमेट लोड है। ऑफ कोर्स हमारा जो सेक्शन हो उसकी कैपेसिटी इसके इक्वल या इससे ग्रेटर होनी चाहिए, ओके। जो हमारी जो डिजाइन स्ट्रेंथ है, LRFD में तो हमारी डिजाइन स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, और ASD में डिजाइन स्ट्रेंथ है।
अगर आप टेबल में जाएंगे, ओके, मैंने आपको टेबल वहां पे दिखा दिया मैनुअल में, तो आपका ये जो 177 वाला जो LRFD के लिए ये सॉल्यूशन है, ASGB भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। तो अगर आप देखें ये 154 किप्स है, तो आप ये सेक्शन जो देखें यहाँ पे, क्योंकि देखिए हमने इकोनॉमी को भी मद्देनजर रखना होता है, इसकी जो यील्डिंग स्ट्रेंथ है वो 154 है, और जो इसकी जो रप्चर स्ट्रेंथ है यहाँ पे ये क्लियर नहीं है, इसमें इस पार्ट में लिए यहाँ पे वैल्यू हमारे पास गिवन है, वो जो रप्चर स्ट्रेंथ है इसकी, वो रप्चर स्ट्रेंथ है 155 किप्स। इट मींस कि हमारी अल्टीमेट स्ट्रेंथ है 154 किप्स और हमारे रप्चर स्ट्रेंथ जो है 155 किप्स है, ओके। तो लेकिन आर मिनिमम इसका हमने चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है रेडियस डायरेक्शन इसका जो है वो भी हमने मेंटेन करना है, सिलेंडरनेस रेशियो को देखना है। तो अगर हम टेबल में जाएंगे आप, और ये जो L6/4/2 है इसका आर मिनिमम देखेंगे तो वो 0.98 है। I am not putting these tables because we know and we have already discussed in detail these things, okay? अब इस सेक्शन को आपने चेक करना होगा कि is it working or not on the real conditions, ठीक है। आपको पता है कि आपके पास जो लास्टली जो उसी एग्जांपल के वहां पे जो दो होल्स हैं उनका जो डाया है वो 3/4 है। आई एम नॉट गोइंग टू ओवर देयर। यहाँ इसका जो ग्रॉस एरिया है इसी सेक्शन का वो 4.75 है, ये भी टेबल से आपको मिल जाएगा। किसका ग्रॉस एरिया है? ये L6/4/2 का ग्रॉस एरिया है, ओके। तो अगर आप इसका नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे तो 3.875 इंच स्क्वायर है। और अगर आपकी टू लाइन्स है बोल्ट्स की, तो यू की अप्रोक्सीमेट वैल्यू वी नो दैट कि हमारे पास जो यू की वैल्यू टू लाइन्स ऑफ बोल्टिंग और सिंगल एंगल है तो वो 0.8 लेते हैं हम। तो उससे हमारा जो इफेक्टिव एरिया आया है दैट कम्स आउट टू बी 3.1। दिस इज द एक्चुअल सिचुएशन ऑफ द सेक्शन। वो तो 0.75 पे कैलकुलेशन थी ना यहाँ पे, लेकिन ये जो स्ट्रेंथ आई है वो भी 0.75 वाले बेसिस पे आई है, ओके, ये वाली। लेकिन हमने उसकी एक्चुअल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल स्ट्रेंथ इसकी जो है वो हमारे पास आ रही है 135 किप्स। वी आर नॉट गुड विद दिस, क्योंकि हमारे पास जो अल्टीमेट लोड है वो 154 है, लेकिन इसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 135 किप्स है। इट मींस कि वी आर नॉट गुड विद सेक्शन, ओके। अब आपने देखा कि ये जो टेबल है आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है। आपको सिंपली इट इज लेटिंग टू यू टू चूज समथिंग, आपको वो चूज करने में हेल्प कर रहा है सेक्शन को। बाकी आपने इफेक्टिव एरिया भी जाकर कैलकुलेट करना है और सारी चीजें करनी है, इसमें थोड़ी बहुत ही हेल्प है इस टेबल से। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें एक और आसानी है, वो ये आसानी है कि आप देखिए यहाँ पे इसने ये इक्वेशन डाल दी कि मैं इस तरह उस फॉर्मूला पे जाने से पहले इसकी डेरिवेशन जो मैंने खुद आपके लिए सॉल्व की मैं उस पे आना चाह रहा हूँ। आपको पता है कि LRFD में AE जो है PU/0.75 FU इसकी इक्वेशन है, ये पीछे आपके जो लेक्चर्स है उसमें गिवन है। FU की जो वैल्यू यहाँ से आएगी PU/0.75 AE है। तो phi TPN जो अल्टीमेट नॉमिनल अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसकी, हमारी जो LRFD की इक्वेशन 0.75 है, ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी है FU into AE। AE जो है हमारे पास जो टेबल है, क्योंकि हम टेबल से सिलेक्शन करना चाह रहे हैं ना, हमारे लिए हम अब टेबल को यूज करने के लिए हमें इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा कि 0.75 ऑफ AG हमने ले लिया। AE अकॉर्डिंग टू टेबल क्या है? 0.75 ऑफ AG। दिस इज अकॉर्डिंग टू टेबल 5, ओके। तो आप क्या करेंगे कि 0.75 यहाँ पे जब आप पुटअप करेंगे और FU की वैल्यू आप यहाँ से लेंगे तो 0.75 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और AG/AE ये बच जाएगा, एंड 0.75 इंटू PU 1/AE/AG, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है वो इफेक्टिव एरिया टू ग्रॉस एरिया रेशियो है, क्योंकि आपको पता है कि जो टेबल है वो भी इफेक्टिव एरिया टू ग्रॉस एरिया रेशियो यूज करता है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आपने पहले जो कैलकुलेशन कर ली है उस कैलकुलेशन से आपके पास, आपको पता है एक वैल्यू आपके पास आ गई है, वो जो आई है वो AE आ गई है 3.1 और AG ऑलरेडी आपके पास 4.75 मौजूद है। आप इस वैल्यूज को यूज करेंगे 3.1/4.75, ये आपके पास आ गया 0.65। मींस ये एक्चुअली 0.75 तो नहीं हो रहा। आप क्या करेंगे इस इक्वेशन में, ये वाली जो इक्वेशन है फॉर LRFD, देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखी हुई है फॉर LRFD, आप ये जो एक्चुअल जो रेशियो आपके पास आया है ना, आपने उस वैल्यू को यहाँ पे पुट अप करना है। दिस इज व्हाट 0.6526। तो आपके पास जो वैल्यू आई है phi TPN की वो 177 किप्स आ गई। अब आपके पास और आसानी हो गई कि आपको जो phi TPN है एक्चुअली उस सेक्शन के लिए कितनी चाहिए, 177 किप्स थ्रू टेबल आप ढूंढेंगे। 177 किप्स के लिए जो आपके पास जो वैल्यू है वो आप जाएंगे टेबल में, एंड टेबल में जब आप देखेंगे तो ये L8
बाय 4/1 जो है उसकी जो रप्चर स्ट्रेंथ है वो 187 है, देखिए यहाँ पे, और उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो कितनी है 5 TPN आपकी वो है 186। ओके, तो आप क्या करेंगे, ये सेक्शन चूज करेंगे, लेकिन इस सेक्शन को चूज करने के बाद आपने एक्चुअली क्या करना है, उसका अगेन आपने रेडियस ऑफ डायरेक्शन चेक करना है, आर मिनिमम दैट कम 0.863 मींस वी आर गुड, हमें 0.6 चाहिए मिनिमम, और हम नेट एरिया अगेन इसका कैलकुलेट करेंगे, इसका ग्रॉस एरिया ये जो 5.75 है, ये भी आप जो डायमेंशन टेबल है पार्ट 1 से जाके देख सकते हैं। अगेन नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करने के लिए आपको पता है 0.8 है, दिस विल यू विल रिपीट दिस थिंग, ओके, क्योंकि आपको पता है कि डिजाइन एक रिपीटेटिव प्रोसीजर है, इटरेटिव प्रोसीजर है। तो आपकी जो नॉमिनल स्ट्रेंथ है दैट कम्स आउट टू बी 170 एंड दिस इज ग्रेटर देन 154 एंड वी आर गुड विद दिस। और हमारे जो लेग है, अब आप सोच रहे होंगे कि L8 पे डायरेक्ट क्यों चले गए जी, L8 पे इसलिए हम चले गए कि वी रिमेंबर दैट कि हमारी जो मिनिमम लेंथ है जो लेग की वो 5 इंच है। आपको याद होगा 2 लाइंस ऑफ टेबल्स के लिए उस प्रॉब्लम में हमने डिस्कशन कर ली थी, तो उसके हिसाब से हमने इसको जो है वो L8 यहाँ पे ले लिया। आप उस लेक्चर को जब सुनेंगे मैन्युअली उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को, और जब इसको सुनेंगे तो यू विल बी मेकिंग सम गुड कंपैरिजन, दैट विल बी मोर अंडरस्टैंडेबल। ओके, तो ASD पे अगर हम जाएं तो ASD पे हमारा जो अलाउबल लोड है वो हमारा 105 है, ठीक है। ये देखिए, ये वहां से ऑलरेडी ये जो लोड की वैल्यू है वो भी वहीं से हमने डायरेक्टली ले ली थी, लोड कॉम्बिनेशन के बाद जो वैल्यू आई है वो ये थी, तो इसमें भी हमने डायरेक्टली उसको ऐड किया है, 105 है, आर मिनिमम दैट इज सेम 0.6 क्योंकि लेंथ सेम है। आप अगेन यहाँ पे क्या करेंगे जी, आपने L5/3/2 क्योंकि मिनिमम आपको L5 लेना है, ठीक है। तो सेम मैनर में आपने सब कुछ यू और ये चेक किया, जब आपने चेक किया कि आपकी जो अल्टीमेट जो आपकी जो अलाउबल स्ट्रेंथ है, ठीक है, अल्टीमेट अलाउबल स्ट्रेंथ वो आपकी 88 आई है, 105 से कम है, इट मींस के ये आपका सेक्शन काम का नहीं है। सेम वे आप नेट एरिया का और ग्रॉस एरिया का रेशियो लेंगे, ठीक है, और उसको आप 0.622 जो आपके पास आया उसको सेम, ये जो फार्मूला है ये अलाउबल के लिए है, देखिए मैंने यहाँ पे ड्राइव किया हुआ है, ओके, सेम फार्मूला आया है इसके लिए भी, LRFD के लिए भी सेम फार्मूला है, ओके, और ASG के लिए भी सेम फार्मूला। डेरिवेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.5 है, इसकी जो इक्वेशन है वो 0.5 है, तो 0.75 PU 1/AG/AE, ओके, सेम थिंग। तो यहां पर भी हमने क्या किया, 0.75 इंटू PU और 1 हमारा जो रेशियो आया है, एक्चुअली रेशियो हमारे पास देखें क्या है, AG/AE है, ठीक है, तो AG/AE का 0.622 है क्योंकि दिस इज AE/AG, ठीक है। AE/AG जो है दिस कम्स आउट टू बी, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ये मिस्टेक की है, प्लीज इसको ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब 1 हो जाएगा तो ये AE/AG होगा, ओके, इसको प्लीज ठीक कर लीजिएगा, AE/AG होगा, ओके। लाइकवाइज जो पीछे आप अगर देखें तो यहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे देखें AE/AG लिखा हुआ है ना, ठीक है। if you look at this thing, so this is my typographical mistake, तो ये AE/AG होगा, this, okay। तो आप जब AE/AG की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 127 किप्स। तो आप अगेन टेबल में जाएंगे तो L8 और ये तो अगर आप देखेंगे तो इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है, अलाउबल यील्ड स्ट्रेंथ है वो 24 है, और अलाउबल रप्चर स्ट्रेंथ है वो 125 है, L8/4/1 की। एंड हाउ मच डू यू रिक्वायर, 127 किप्स, ओके। आप 127 किप्स लेंगे तो वहां पर आपको ये सेक्शन यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो मीट नहीं कर रहा। लेट मी सी, देखिए यहाँ पे ये आपकी ये रिक्वायरमेंट 127 किप्स की नहीं मीट कर रहा है L8/4, तो आप क्या करेंगे, अगेन सेक्शन को जाएंगे, वहां पे टेबल में जाएंगे, L6/4/5/8 देखेंगे तो वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, 127 एंड 126 की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, आप अगेन इस सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे, आर मिनिमम चेक करेंगे इसका, और आपके पास आर मिनिमम सेटिस्फाई होने के बाद आप नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन यू नो दैट यू से मल्टीप्लाई करके इफेक्टिव एरिया आएगा, और आपकी जो नॉमिनल जो आपकी जो अलाउबल स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ है वो 111 किप्स आई है, दिस इज 10 ग्रेटर देन 105। तो ये आपका जो सेक्शन है वो L6/4/5/8 है, कनेक्टेड थ्रू 8 इंच है। देखिए इस टेबल में अब आपने देख लिया होगा कि
ज्यादा कोई एफर्ट सेव नहीं करता, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसमें और आसानी है कि अगर आपको टेबल यूज कर रहा हो, अगर यू डोंट वांट टू गो इनटू द मैनुअल कैलकुलेशन, तो आप इस टेबल को यूज कर सकते हैं। फर्स्टली कोई भी सेक्शन रैंडमली चूज करें, देन उसका रेशियो निकालें और उस इक्वेशन में पुट अप करें, तो आप इंशाल्लाह ताला सही डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं। मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट अगर ठीक नहीं है तो सेकंड अटेम्प्ट ठीक आ ही जाता है। लेकिन अगर आप वहां पर जाएं तो वहां पर थोड़ा ज्यादा आइटरेटिव प्रोसीजर हो सकता है, तो इट कुड सेव टाइम। ये आपकी मर्जी है, आप टेबल यूज करते हैं या मैन्युअली सॉल्व करते हैं, आई डोंट माइंड, ओके, व्हाटएवर यू डू। एक और चीज है कि ये चीज जो है कि जब आप स्ट्रक्चरल शेप्स और प्लेट्स को जब कनेक्ट करते हैं बिल्टअप शेप बनाने के लिए, तो आप याद रखिएगा कि सिर्फ उनको एंड्स पे नहीं कनेक्ट करना होता, हम उनको इंटरवल्स पे भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और जो इंटरवल्स पे जो कनेक्शन होती है, वो कनेक्शन जो होता है वो स्टिचिंग कहलाता है, और उन फास्टनर्स को हम क्या कहते हैं, स्टिच बोल्ट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये क्यों देते हैं जी स्टिच बोल्ट्स? क्योंकि आपको पता है कि एक बिल्टअप शेप है, लाइक आपका बैक टू बैक चैनल है, ठीक है, ये बिल्टअप शेप है, आपने इसको यहाँ पे बोल्टिंग कर दिया, बिल्टअप कर दिया, तो ये कंटिन्यूअसली जाएगा, तो आप इनकी स्टिचिंग करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं जी? क्योंकि अगर आपका ये ज्यादा लेंथी मेंबर आप स्टिचिंग कर देंगे, तो आप क्या करेंगे, इनका ज्वाइंट यहाँ पे बना देंगे, ओके। जब ज्वाइंट बनाएंगे तो वो जो हमारा जो सिलेंडरनेस रेशियो वाला इश्यू वो यहाँ पे ओवरकम हो जाएगा, वरना वो ज्यादा सिलेंडर हो जाएगा, अगर ज्यादा कंटिन्यूअस होगा तो ज्यादा सिलेंडर हो जाएगा। तो इसलिए AISC ये कहती है कि आप जब भी कोई बिल्टअप शेप यूज करें तो उसको आप स्टिच करें, कनेक्शन मतलब स्टिच कनेक्शन करें, कंटिन्यूअस कनेक्शन की जरूरत नहीं है, स्टिच करें, ताकि मैक्सिमम एल और आर जो है वो एक्सीड ना करे 300 से। ये चीज आपने जो है वो याद रखनी है। इसमें एक और चीज जो बड़ी जनरल सी चीज है, ये देखिए, ये चीजें आपकी जो मिड टर्म के जो MCQs है ना, दोस्त कम इनटू, ये सारी चीजें उनमें आ जाती हैं। सो रीड केयरफुली एंड लिसन केयरफुली, ओके। कि आपको पता है कि इन जनरल फास्टनर की या वेल्ड की जो स्पेसिंग है वो 24 टाइम्स द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट या 12 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका स्टील वेदरिंग है तो वही फास्टनर की जो स्पेसिंग है वो 7 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, या 14 टाइम्स द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए वेदरिंग स्टील जिसमें कोरिजन होती है उसमें उन्होंने ज्यादा बाउंड कर दिया है कि आप स्पेसिंग जो है वो कम रखिए फास्टनर की। लेकिन अगर आपका स्टील वेदरिंग नहीं है, क्योंकि वेदरिंग एक्शन नहीं है, कोरोजन नहीं है, तो दैट कम्स आउट टू बी 12 इंचेस, तो वहां पे 12 इंच स्पेसिंग आप यूज कर सकते हैं। So this was about the design of tension members through tables. If you don't understand anything, still you can ask me or you can repeatedly listen this thing. So it is very easy. आपको मैं सिंपली इसको थोड़ा मैं गो थ्रू कर देता हूं अगेन फॉर योर कन्वीनियंस। पहले आपने क्या करना है जी, पहले आपके पास ये अल्टीमेट लोड और रेडियस ऑफ जायरेशन आपने कैलकुलेट करने, मिनिमम आर, कोई भी शेप सिलेक्ट करेंगे तो आप आर मिनिमम उसका चेक करेंगे, ठीक है। आर मिनिमम चेक करने के बाद ही वो शेप को फर्दर आप जाएंगे। पहला स्टेप आपका रेडियस ऑफ जायरेशन का है, ओके। रेडियस ऑफ जायरेशन ठीक आ गया, देन आप क्या करेंगे, वो उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप ले लेंगे जो आपके अल्टीमेट लोड को मीट कर रही हो। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अल्टीमेट लोड था हमारा 154, तो इसका जो डिजाइन स्ट्रेंथ है वो 154 और 155, तो हमने फिलहाल इसको सेक्शन को ले लिया। अगेन आप उसका नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे, इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन आप उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है, एक्चुअल जो इफेक्टिव एरिया पे है वो आप करेंगे। तो वो अगर आपकी ठीक आती तो ठीक, वरना आप उसको रिवाइज करेंगे। लेकिन दूसरा सेक्शन सिलेक्ट करेंगे, लेकिन दूसरा सेक्शन इस तरह नहीं सिलेक्ट करेंगे। ये जो इक्वेशन है उसमें उस नेट एरिया का और नेट इफेक्टिव एरिया का और ग्रॉस एरिया का जो रेशियो है इस इक्वेशन में पुटअप करेंगे, पीयू की वैल्यू पुटअप करेंगे, और वो जो स्ट्रेंथ आएगी उसके अगेंस्ट फिर आप टेबल से शेप सिलेक्ट करेंगे, ओके। फिर आप जो सेक्शन सिलेक्ट करेंगे दैट वुड कम आउट टू बी इंशाल्लाह इज ऑल राइट। लेकिन जो भी शेप सिलेक्ट करना है आपने आर मिनिमम उसका जरूर चेक कर लेना है कि दैट इज कमिंग इन लिमिट और नॉट, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अगर कोई क्वेश्चन हो इसमें तो फर्दर आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एक और चीज है थ्रेडेड रॉड्स एंड केबल्स, ओके। थ्रेडेड रॉड्स एंड केबल्स, थ्रेडेड आप समझ रहे होंगे, थ्रेड्स मींस ग्रूव्स जो होते हैं ना, आपको चूड़ियां जिसको हम कहते हैं कि भाई पाइप के ऊपर चूड़ी बना दी। रॉड्स मींस सर्कुलर रॉड्स हैं जहां पर सिलेंडरनेस रेशियो को ना देखा जाए, मतलब जहां पर सिलेंडरनेस रेशियो का कोई इतना इंपॉर्टेंट रोल ना हो, तो वहां पर आप थ्रेडेड रॉड्स को यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो रॉड और केबल्स के बीच में जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, रॉड आपको पता है एक सॉलिड चीज है, केबल जो है ना
इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स होते हैं। स्ट्रैंड्स क्या होते हैं, ये देखें, ये स्ट्रैंड्स होते हैं, ये स्ट्रैंड है, मतलब वायर्स जो होती हैं उनसे बना हुआ, और जो रोप होती है वो स्ट्रैंड्स के साथ से मिलके बनाती है। स्ट्रैंड वायर से बनती है और रोप जो है वो स्ट्रैंड से बनती है, ये चीज याद रखिएगा। ओके, अच्छा जी। अब ये जो हमारे जो केबल्स और रॉड्स हैं, ये आपको पता है, ये हमने पहले भी थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में बड़ा डिस्कस किया है इसको, कि ये हमारे ब्रेसिंग सिस्टम में यूज होते हैं, सस्पेंडेड रूफ्स में यूज होते हैं, हैंगर्स में या सस्पेंशन ब्रिजेस में ऐसा हैंगर्स यूज होते हैं। आपने वो जो केबल स्टेड ब्रिजेस है उसको हमने बड़ा डिस्कशन किया है, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट है, वहां पर केबल का जो लेक्चर है वो आप देख लें अगर, तो उसमें ये सारी की सारी चीजें बड़ी डिटेल में डिस्कस्ड हैं। तो हम क्या करते हैं कि रॉड्स को समटाइम्स प्री टेंशन भी करते हैं। टेंशनिंग आपने सुनी होगी, प्री टेंशन मींस उसको ऑलरेडी टेंशन दे देते हैं ताकि जब उससे लोड हटाया जाए तो वो लूज ना हो, ठीक है। अब ये जो आपके कनेक्शंस हैं, आप देखें अगर कि ये कनेक्शंस जो रॉड के हैं और केबल्स के हैं, कि आपकी ये केबल है, ये एंकर सॉकेट है, ये स्ट्रक्चरल मेंबर है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है, ठीक है। ये आपकी जो ओपन सॉकेट है, ये केबल है, दिस इज कनेक्शन, दिस इज वेल्डेड कनेक्शन ऑफ रॉड, दिस इज द ओपन एंड कनेक्शन, ठीक है। ओपन सॉरी अपसेट कनेक्शन। अपसेट कनेक्शन क्या होता है कि आप रॉड को थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड बना के वहां पर आप उसको कनेक्ट करते हैं। ये चैनल सेक्शन है, देखिए यहाँ पे ये रॉड है, ये इसके थ्रेड बने हुए हैं, ये ग्रूव्स या थ्रेड बने हुए हैं थ्रेड्स के साथ, ये इसको हम कहते हैं अपसेट एंड कनेक्शन, ठीक है। याद रखिएगा, ये अपसेट एंड कनेक्शन जो है, ये आप क्या करते हैं कि रॉड की जो लेंथ होती है वो आगे यहाँ पे देखिए, ये आपने बढ़ा दी, और इसको आप यहाँ पे जब इसके कनेक्शन करते हैं, असल में मैं भी इस चीज पे आता हूँ कि इस चीज की जो वाइटैलिटी है या इंपॉर्टेंस है वो क्या है। अगर आप देखें सॉरी अगर आप देखें कि आपका जो रॉड है उसको जब आप थ्रेड करेंगे तो उसके लिए आपको एक अपसेट एंड जो है ना रिक्वायर्ड होता है, और अपसेट एंड भी रिक्वायर क्योंकि आप जब थ्रेडिंग करते हैं, ठीक है, तो आप इनलार्ज करते हैं एक्चुअली जो एंड होता है, जहां पर जो थ्रेड्स लगने होते हैं ना, जहां पे थ्रेड बनाने होते हैं, उस एंड को आगे बढ़ा देते हैं, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि इनलार्ज है। थ्रेड्स असल में क्या करते हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस करते हैं। ऑफ कोर्स थ्रेड बनेंगे, मटेरियल निकलेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा, लेकिन आप जो एंड पे जहां पर अपसेट करते हैं ना, वहां पे जो बड़ा करते हैं, उसका जो मुंह बड़ा करते हैं, तो ग्रूव बना के, जस्ट लाइक पाइप का अगर मैं बनाऊं लाइक रॉड का, तो इस तरह बनेगा। तो इस मीन्स कि आप जो इसको जो अपसेट करते हैं, इसका जो एरिया जो होता है ना, वो एक्चुअली थ्रेड बनाने के बाद भी, लेकिन ये आप इसको जो उभार देते हैं ना, उसकी वजह से भी आपका जो एरिया है वो बढ़ जाता है, ठीक है, ग्रॉस एरिया बढ़ जाता है, तो आपको वो ज्यादा स्ट्रेंथ देता है। ओके, तो अपसेट एंड रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं और कहीं कहीं यूज ही होते हैं, ठीक है। तो इसका जो कैलकुलेशन का जो मेथड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी अपसेट एंड हो और थ्रेडेड रॉड हो तो उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। लाइक हम मेंबर्स की कर रहे थे, स्ट्रक्चरल स्टील जो हॉट रोल शेप्स है उनकी कर रहे थे। तो अपसेट एंड का जो यहाँ पे थोड़ी टर्मिनोलॉजी है वो नहीं है, वो आपको समझनी पड़ेगी। effective cross sectional area in the threaded portion is of a rod is called stress area, ठीक है, stress area कहते हैं, और AS है stress area, and is a function of unthreaded diameter and the number of threads per inch, ठीक है। उस पे वो किसका फंक्शन है, एक तो अनथ्रेडेड डायमीटर और नंबर ऑफ थ्रेड्स पर इंच से आप स्ट्रेस एरिया कैलकुलेट करते हैं। लेकिन द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एरिया टू द नॉमिनल एरिया, ये जो आपका है वो 0.75 है, ठीक है। ओके, आपका 0.75 जो है वो आपका जो नॉमिनल एरिया है, ये नॉमिनल एरिया या अनथ्रेडेड एरिया, उसका जो स्ट्रेस एरिया आप क्या लेते हैं, रेशियो उसका जो अप्रोक्सीमेटली वो 0.75 लेते हैं। मींस AS इज इक्वल टू 0.75 AB, ये यहाँ पे हमने रख दिया इसको। नॉमिनल स्ट्रेंथ जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास नॉमिनल स्ट्रेंथ है वो नॉमिनल स्ट्रेस है जो मटेरियल की FN है उसको AB से कर देंगे, ठीक है। ये जो FNT है वो आपकी 0.75 FU है, ठीक है, और FU हमें पता है मटेरियल की हमें ऑलरेडी गिवन होती है। तो आप क्या करेंगे, जब इस क्वेश्चन में 5TPN जब आप ये भी पुट अप करेंगे तो 5T LRFD के लिए जो आपका जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो 0.75 है, और जो आपके पास जो PN है या और RN है आप जिसको कहें, तो वो 0.75, क्योंकि FN किसके बराबर है 0.75 FU के, तो 0.75 FU
इंटू ए बी, ये ए बी ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। ये वाली चीज जब यहाँ पे चली जाएगी तो दिस वुड कम आउट टू बी लाइक दिस। तो ए बी अगर आपको चाहिए और रिक्वायर्ड एरिया जो आपको चाहिए तो वो आपका कितना होगा, पी यू अपॉन 0.75 इंटू 0.75 एफ यू। और एएसडी के लिए अगर आप देखेंगे तो एएसडी के लिए आपको पता है कि वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है जो वो हमारा 0.5 है, या 1/2 या 0.5 है पीएन, ओके। तो 0.7 0.5 और यहाँ पे ये जो इक्वेशन है वो सेम ही रहनी है, तो 0.75 ए बी इंटू एफ यू, तो ये आपके पास जो स्ट्रेस है दिस कम्स आउट टू बी 0.375 एफ यू, ठीक है। ये जो एक असम्पशन है, इस चीज को भी समझने की बड़ी जरूरत है। वो ये चीज है कि अपसेट एंड्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो टेंसाइल कैपेसिटी एट द मेजर थ्रेड डायमीटर मस्ट बी ग्रेटर देन एफ वाई टाइम्स द अनथ्रेडेड बॉडी एरिया, ठीक है। ये इसकी जो है आपकी एक रिक्वायरमेंट है कि जो आपका जो मेजर जो थ्रेडेड एरिया है उसकी जो कैपेसिटी है और एफ वाई मल्टीप्लाई करें अनथ्रेडेड एरिया से तो उससे ज्यादा होनी चाहिए अगर आप अपसेट एंड्स यूज कर रहे हैं। दिस इज द रिक्वायरमेंट, ये याद रखिएगा, ओके। अच्छा, तो अब आपने क्या करना है, हम एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएं। A threaded rod is to be used as bracing member that must resist a service tensile load of 2 kips dead load and 6 kips live load. What size rod is required if A36 steel is used? पहले तो आप LRFD सॉल्यूशन देखेंगे तो अल्टीमेट लोड कैलकुलेट करेंगे, ओके। और ए बी के लिए जो आपके पास रिक्वायर्ड एरिया जो है, क्योंकि हम ये डायरेक्ट यहाँ पे डिजाइनिंग पे आ गए हैं इसकी, ए बी जो है वो क्या है आपका पी यू अपॉन 0.75 इंटू 0.75 एफ यू, दिस कम्स आउट टू बी 0.367 इंच स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे, रॉड है सर्कुलर, आपको पता है उसका जो एरिया ए बी इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वायर अपॉन 4 है, तो जो डाया है वो आप यहाँ से निकाल लेंगे 0.684, और आप क्या करेंगे जो 3/4 इंच डाया रॉड आप यहाँ पे यूज करेंगे जिसका एरिया जो है वो आ रहा है 0.442 इंच स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो थ्रेडेड डायमीटर होगा, ठीक है, यूज 3/4 इंच थ्रेडेड जो 3/4 इंच डायमीटर थ्रेडेड रॉड जिसका जो आपका जो एरिया आ रहा है वो एरिया आ रहा है 0.442 इंच स्क्वायर, ओके। आपको पता है ये ए बी है, जो स्ट्रेस एरिया होगा वो क्या होगा 0.75 ए बी, ठीक है। आपने क्या किया है, आपने जो इसका जो रॉड है वो एक्चुअली अनथ्रेडेड है, जो थ्रेडेड रॉड जो है, जो उसका जो थ्रेडेड पोर्शन है जो स्ट्रेस एरिया है वो 0.75 से आएगा, लेकिन आपने यहाँ पे जो ये 3/4 इंच डायमीटर की रॉड जो यूज की है, क्योंकि आपके पास जो रिक्वायर्ड डी है वो कितना है 0.648 इंच, ठीक है, 0.648 इंच 0.684 इंच है, ओके। तो आपका जो एरिया यहाँ से आ रहा है वो एरिया जो है वो आ रहा है आपके पास रिक्वायर्ड एरिया कितना है 0.367 इंच स्क्वायर, और यहाँ पे आपका जो इस डाया को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो एरिया आ रहा है वो 0.442 इंच स्क्वायर है, सो वी आर सेफ। लेकिन एएस जो स्ट्रेस एरिया है वो आपको पता है 0.75 ऑफ दिस होगा, क्योंकि ग्रूव निकलेंगी तो वो रिड्यूस होगा। एएसडी सॉल्यूशन के लिए अगर आप देखेंगे डेड लोड प्लस लाइव लोड है तो आप उसके लिए 8 किप्स ये आ जाएगा, एंड देन ये इक्वेशन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है। सो जो आपका जो एरिया है आपके पास, क्योंकि ये जो ए बी है याद रखिएगा, ये अगर आप बैक जाएं, ए बी जो है वो नॉमिनल अनथ्रेडेड एरिया है, ठीक है, नॉमिनल अनथ्रेडेड एरिया है। लेकिन आप जब उसको थ्रेडेड एरिया जब आप कैलकुलेट करेंगे उसका, तो वो जो है वो आपका आएगा 0.75 ऑफ ए बी आप ले लेंगे, स्ट्रेस एरिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे यूज करेंगे। तो इसके पास जो आपके पास आंसर आ रहा है 3/4 इंच डायमीटर रॉड है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इसमें थोड़ी रेस्ट्रिक्शंस हैं। वो रेस्ट्रिक्शंस कौन सी हैं कि मिनिमम जो हमारा जो सॉरी लेट मी, अच्छा इसमें आप ये भी चीज याद रखिएगा कि हमारे पास जो मिनिमम जो डाया ऑफ जो हमारा जो है रॉड है उसकी एक जो है ना हमारे पास रेस्ट्रिक्शन है, वो मिनिमम डाया ऑफ रॉड की जो रेस्ट्रिक्शन है, लेट मी सी, इट इज 5/8 इंच, उससे कम आप रॉड यूज नहीं कर सकते। मैं वही चीज देखना चाह रहा हूँ, आई मस्ट हैव रिटन समवेयर, जो उसकी जो मिनिमम डाया ऑफ रॉड है
वो हमने 5/8 इंच रखनी, इससे कम नहीं जानी, 5/8 इंच से कम नहीं जानी। तो that should be written somewhere, if I have not written, so please note down कि 5/8 इंच से आपकी जो रॉड का जो डाया है वो कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, बल्कि यहाँ पे सॉरी ये लिखा हुआ है, देखिए अगर आप देखें कि ये इसमें जो चीज है, दिस कम्स आउट टू बी के 5/8 इंच से आपका डाया जो है वो कम नहीं होना चाहिए रॉड का, ठीक है, ये दिस इज जो स्पेसिफिकेशन है वो हमें अलाउ नहीं करती। तो हमारा जो रॉड का एरिया है यहाँ पे वो अगर आप देखें वो 3/4 इंच है, सो वी आर सेफ ऑल्सो ओवर हियर। अच्छा, जो केबल्स का जो मामला है, आपको पता है कि जो फ्लेक्सिबल केबल्स हैं उनका, जो फ्लेक्सिबल केबल्स हैं हमारी, उनका जो हम यूज करते हैं या स्ट्रैंड्स में करते हैं या वायर रोप में करते हैं। आपको पता है कि स्ट्रैंड और वायर रोप का डिफरेंस क्या है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि स्ट्रैंड और वायर रोप का जो डिफरेंस है वो ये है कि स्ट्रैंड्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वायर्स और जो वायर रोप है दैट्स कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रैंड, सिंपल, ठीक है। तो जहां पर हाई स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड और रिजिडिटी जो है ना वो, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल केबल्स होती है, ठीक है, ये भी ब्रिजेस और केबल रूफ सिस्टम में यूज होती हैं, डायरेक्ट्स में यूज होती हैं, टॉवर्स में यूज होती हैं, इसके तो अनेक आपने देखे होंगे, जो आपके जो टॉवर्स हैं पीटीसीएल के या जो भी टॉवर्स हैं उन सबको सपोर्ट के लिए आपने देखिए ये केबल्स ही होती है वहां पे लगी हुई होती है। आपने टावर्स देखे होंगे ना जो पीटीसीएल के या फोन के, वहां पे जो बड़े बड़े टावर्स जहाँ पे ज्यादा हाइट होती है टॉवर्स की, ठीक है, तो उनका अगर आप देखें तो वो जो केबल्स होती हैं वो केबल से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन जो है केबल की वो बेस करती है उसकी डिफॉर्मेशन और स्ट्रेंथ दोनों पे, लेकिन इस पे केबल जो है वो अगर आप कोई स्ट्रैंड वायर रोप यूज कर रहे हैं, ठीक है, या स्ट्रैंड यूज कर रहे हैं तो आप उसको प्री स्ट्रेच भी कर देते हैं, ठीक है, स्ट्रेचिंग कर देते हैं, ठीक है। तो आप क्या करते हैं कि उनको प्री स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि दिखा मिसाल के तौर पे अगर आप देखें कि जब आप इसको लोड देते हैं या इसको प्लेस करते हैं, हैंडलिंग में भी ये वायर्स जो है ना, ये जो यहाँ पे जो वायर्स हैं ये इंडिविजुअली स्ट्रेच होती है। तो इनको रोकने के लिए, इंडिविजुअल स्ट्रेचिंग को रोकने के लिए इन वायर्स की आप पूरी केबल को या स्ट्रैंड को या वायर को आप क्या करते हैं, प्री स्ट्रेच कर देते हैं, ठीक है, ताकि ये जो आपका मामला है वो परमानेंट स्ट्रेच का या इंडिविजुअल परमानेंट स्ट्रेच का ना हो और जो यूनिफॉर्म स्ट्रेचिंग हो, ठीक है। तो इसी के लिए यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है केबल ऑफ इन प्री स्ट्रेच, ठीक है। तो इनकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और AISC इसको कवर नहीं करता, ये जो मैन्युफैक्चरर है उसके लिटरेचर में जो है ना ये सारी के सारी डिटेल्स मौजूद होती है। अच्छा, तो दिस मार्क्स द एंड ऑफ टेंशन मेंबर्स। इंशाल्लाह मिड से पहले हम कंप्रेशन मेंबर का इंट्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे, होपफुली आप उसके लिए भी प्रिपेयर्ड होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आई होप के दिस गोज गुड एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज डू आस्क मी, एंड इंशाल्लाह ताला आपका जो कंप्रेशन का जो लेक्चर है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर मिड टर्म्स आल्सो। आप उसको पढ़ना शुरू कर दें, उसमें कोई सुस्ती ना करें। थैंक्स अ लॉट।